हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दर्शनी क्लासरूम चैनल। हम अभी पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं, हम उसी को कंटिन्यू करेंगे अब। एंड पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो पीरियोडिक टेबल में इस तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है। अब जाके पीरियोडिक टेबल, उसकी प्रॉपर्टीज, जहां से क्वेश्चन बनता है, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हम थोड़ा सा एटॉमिक फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे और एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे और वहां से उठाएंगे। तो टॉपिक इज क्वांटम नंबर्स। हमारा टॉपिक क्या है? क्वांटम नंबर्स, है ना। और वो फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, वहां आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस टॉपिक को पढ़ते हो। हम इस वजह से यहां पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर थोड़ा बहुत इसका यूज है। तो आई विल गिव यू जस्ट ऑफ इट, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। आई वोंट गो इन डिटेल, but I will give you a gist of it so that you can get to know what quantum numbers are, how are they formed, and how are we using in periodic table, right? Periodic table and its classification, right? ठीक है, ठीक है। तो अब शुरू करेंगे हम क्वांटम नंबर्स। देखो, क्वांटम नंबर्स बेसिकली क्या है? क्वांटम नंबर्स आर पैरामीटर्स। ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। क्वांटम नंबर्स क्या है? Parameters explaining the behavior of electron around the nucleus. ठीक है। तो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है उसके बारे में ये बताते हैं ना। और न्यूक्लियस के अराउंड जो उसका बिहेवियर होता है उसके बारे में हमें कौन बताता है? क्वांटम नंबर्स बताते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। अब कई लोग इसको बोलते हैं कि लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये करेक्ट टर्म नहीं है, एग्जैक्टली सही नहीं है। लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बताते? देखियो, एक चीज को दो एग्जांपल समझाऊंगा, दोनों एग्जांपल्स आपको समझने की कोशिश करना। पहली चीज मैं समझाऊंगा कि जब हमने बोहर पढ़ा तो हमने ये माना था कि ना जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल में घूमता है, राइट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में घूमता है, राइट। उसके बाद आए हमारे पास दो साइंटिस्ट, हिजेनबर्ग, डी ब्रॉगली एंड श्रोडिंगर। ये तीन साइंटिस्ट हमारे पास आए जिन्होंने ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो इलेक्ट्रॉन है इट इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज अ वेव। वेव इन द सेंस इट इज लाइक क्लाउड्स। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह है, वो मूव करता है, ठीक है ना। और वो क्लाउड की तरह है, वो फैला हुआ है, वो एक पार्टिकल नहीं है। अब पार्टिकल क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो पार्टिकल की जो स्पीड थी वो इतनी ज्यादा थी कि हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेट नहीं कर पाते तो बेटर वे क्या है? हम उसको वेव मान के चले। वेव मान के चले मतलब क्या है? हम ये मान के चले जैसे वो क्लाउड है, ठीक है। तो अगर आप लोकेशन की बात करते हैं तो आप एक पार्टिकल की लोकेशन तो बता सकते हैं कि इस जगह पे प्रेजेंट है या इस जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन आप एक क्लाउड की लोकेशन नहीं बता सकते क्योंकि वो एक स्प्रेड आउट वे में, राइट। आप क्लाउड की लोकेशन नहीं बता पाएंगे, पहली चीज, ठीक है। तो वहां पर लोकेशन वाला बात क्या हो जाती है? गलत हो जाती है। लोकेशन वाली बात ऑल मतलब हम एग्जैक्ट नहीं बोल रहे, ठीक है। हम एग्जैक्ट चीज नहीं बोल रहे। तो बात क्या आती है फिर? हम कैसे बोलेंगे? तो वहां पर बात आती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉसिबिलिटी, ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक, स्पेस टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन। मोस्ट प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट मतलब अगर आप क्लाउड है, क्लाउड जैसा है तो हम एक पोजीशन नहीं बताएंगे, हम बोलेंगे इस जगह पे मिल सकता है, इस जगह पे या इस पोजीशन पे, इस एरिया में हमें वो पार्टिकल मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जा रहे हैं और आपका दोस्त आपसे मिलने आया है और आप बाहर पे कहीं पर हैं, आपकी मम्मी से अगर वो पूछता है कि सो एंड सो कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? आपकी मम्मी क्या बोलेगी? हो सकता है वो इस जगह पे हो या हो सकता है वो उस जगह पे हो, क्योंकि आप तो कहीं भी खेलने जा सकते हो, राइट। तो आपकी मम्मी आपके दोस्त को क्या बता रही है? आपकी मम्मी आपके दोस्त को प्रोबेबिलिटी बता रही है कि इस जगह पे वो प्रेजेंट हो सकता है। वही चीज यहां पर है कि ये जो पैरा क्वांटम नंबर्स हैं, दे गिव यू द इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, कैसे वो बिहेव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। बट एक्चुअली में अगर हम लोकेशन की बात करें तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं देता, वो प्रोबेबिलिस्टिक लोकेशन देता है कि हाँ इस जगह पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है ना, इस जगह प्रेजेंट वो हो सकता है। तो क्वांटम नंबर्स आर प्रोबेबिलिस्टिक और पॉसिबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑफ पॉसिबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हमें कहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो कौन बताएगा हमें? क्वांटम नंबर्स, ऑलमोस्ट क्वांटम नंबर्स, ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ आती है कि क्वांटम नंबर्स को कई बार कई लोग इस तरह से समझाते हैं कि ये क्या है? ये एक सिटी है, एक शहर है, उसमें आपके पास एक घर है, कॉलोनी है, उस कॉलोनी में घर है और घर में आप रह रहे हो, ठीक है ना। इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे एनालॉजीज हैं इससे रिलेटेड और आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है वो, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, इट इज
अब प्रोबेबिलिटी की इस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या इस जगह पे वो इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक जगह पे खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में खेल रहे हैं, और मैं बोल दूं कि आप उस ग्राउंड के इस पार्ट में हैं, तो मैं आपको एक पोजीशन बता रहा हूं, लेकिन मैं आप हो सकता है कहीं और पे खड़े हो, आप कहीं और पे फील्डिंग कर रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग यू इन द ग्राउंड इज मैक्सिमम। But can I say that you will be found at a particular position on the ground? No, because you might change your position while doing fielding, right? That is a possibility, वो possibility है, ठीक है? तो probability बताता है, exact location नहीं बताता। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आपके पास क्वांटम नंबर्स जो है, क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 टाइप के बेसिकली। क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के हैं। एक है हमारे पास n, वन इज रिप्रेजेंटेड बाय l, द अदर इज m, द अदर इज s। ठीक है, ये 4 टाइप के हमारे पास क्वांटम नंबर्स हैं। द फर्स्ट वन n इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द सेकंड वन l इज कॉल्ड अजीमुथल क्वांटम नंबर, द थर्ड वन इज कॉल्ड m इज कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ इज स्पिन S, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये स्पिन है, ये चीज याद रखना, ये कैपिटल S है। ठीक है, ये कैपिटल S है, ठीक है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान। जब हम तीनों की बात करते हैं तो कई लोग इसकी एनालॉजी इस तरह से देते हैं कि दिस इज अ सिटी, ठीक है, दिस इज द कॉलोनी इन द सिटी, दिस इज द हाउस, एंड देन द पर्सन लिविंग इज द स्पिन। ठीक है ना, वो किस तरह से रह रहा है, किस तरह से सो रहा है, दैट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड बाय द स्पिन। ठीक है, तो एनालॉजी इस तरह से आती है, द एनालॉजी इज इन द वे, इस तरह से बोला जाता है कि एन क्या है, एन तो सिटी हो गई, एक सिटी में एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक घर है, उस घर में इलेक्ट्रॉन एक तरीके से, इंसान एक तरीके से इस तरह से सोता है, उस तरह से सोता है, वो आपको स्पिन बताती है। ठीक है ना, तो इस तरह से एनालॉजी आती है। बट पहला वाला क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड वाला क्या है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो अब इंडिविजुअली इन क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? आपको ये बताना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो किससे रिप्रेजेंट होता है, ये बताओ, n से, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट होता है, n से। व्हाट डज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल? इट टेल्स यू अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इट टेल्स यू अबाउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी अराउंड द न्यूक्लियस, उसके बारे में कौन बताएगा आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बारे में कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इट टेल्स यू अबाउट द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कि एनर्जी कैसे है। ठीक है, बात समझ आती है कि एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, जब एक पोजीशन पे है, तो उसके ऐसा तो है नहीं वो एनर्जी लेस है ना, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, तो वही एनर्जी के बारे में कौन बताता है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, पहली चीज। फिर आपने कई बार ये नंबर्स देखे होंगे, किस तरह से n को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 2 3 4 5, इस तरह से n को रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे पहले 0 नहीं आता, n कैन नेवर बी 0, बट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 2 3, दीज आर नॉट द वैल्यूज, इट इज representation of n, right? And this representation you have already studied in your lower classes. How? You might have seen them in the form of k, l, m, n, like this. So from now onwards you will be doing the first one. आप n पहला वाला रो करोगे, 1 2 3 4 5, इन रोज के बारे में पढ़ोगे, इन रोज के थ्रू करोगे, k l m n के थ्रू नहीं करोगे। ये बात समझ आती है कि नहीं आती, बात समझ आती है कि नहीं आती, कि आपको कैसे करना है। ये जो KLMN वाला था, ये तो बहुत पहले करते थे, अब इस फॉर्म में नहीं करना, आपको किस फॉर्म में करना है, 1 2 3 4 5, इस फॉर्म में आपको करना है। अब आप देख रहे हैं कि मैं वैल्यूज बढ़ा रहा हूं, है ना, तो मैं ये कह सकता हूं, एग्जैक्टली तो नहीं, मैं ये कह सकता हूं कि इसके चारों तरफ ये बढ़ रहा है ना, तो पहला वाला फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ रही हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ रहा है, राइट। सो कैन आई से इन दिस वे कि अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो मैं ये बता सकता हूं कि वो कितने डिस्टेंस पे होगा। क्या मैं बता सकता हूं कितने डिस्टेंस पे होगा? बिल्कुल, मैं ये बता सकता हूं कि वो कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है,
है ना। तो मैं ये बता सकता हूं कि यहां से वो इलेक्ट्रॉन अगर 3 पे है तो ज्यादा डिस्टेंस पे, अगर 2 पे है तो कम डिस्टेंस पे, 1 पे तो बहुत ही कम डिस्टेंस पे, राइट। ये बात समझ आती है। तो इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट एनर्जी, तो बताता है ही, ठीक है, एनर्जी के बारे में तो बताता है ही। सेकेंड थिंग ये बताता है डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसके बारे में ये बताता है कि फ्रॉम द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन का क्या डिस्टेंस होगा, उसके बारे में कौन बताता है हमें, प्रिंसिपल क्वांटम। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है कि हमें इसके बारे में कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम। एनर्जी का ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बारे में भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये बात समझ आती है, ठीक है। चलिए अब आगे करते हैं। अब करेंगे हम अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीब सा नाम है ना, अजीब सा नाम है ना, अजीमुथल क्वांटम नंबर, या आप ये बोल रहे हैं कि इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। वो आप पढ़ोगे किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। मैं बस आपको नाम बता रहा हूं, अजीमुथल क्वांटम नंबर, है ना। अजीमुथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल के थ्रू, ठीक है ना। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एल के थ्रू। अब ये अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, देखो अजीमुथल क्वांटम नंबर, हमने पहली चीज बोली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट टेल्स यू अबाउट द शेल। किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में, है ना। अजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, सबशेल के बारे में। किसके बारे में बताता है, सबशेल के बारे में बताता है कि सबशेल कैसा होगा। मतलब अगर आप एनालॉजी को देखें तो एनालॉजी में हमने क्या बोला था, आपके पास क्या होती है, सिटी होती है, उस सिटी में एक कॉलोनी है। तो सॉर्ट ऑफ वही है कि शेल इज द सिटी, शेल की सिटी में एक कॉलोनी है जिसको हमने क्या बोल दिया, सबशेल, सबशेल बोल दिया। उस सिटी को मैं क्या बोल दिया हमने, सबशेल, ठीक है। तो वही एनालॉजी आपको यूज करनी पड़ेगी कि सिटी है, सिटी में एक कॉलोनी है, सेम चीज शेल है, शेल में एक सबशेल, छोटा सा पार्टिकल, छोटी सी जगह है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताएगा, सबशेल के बारे में। किसके बारे में बताएगा, सबशेल के बारे में। अब अजीमुथल क्वांटम नंबर समझिए, एल की जो वैल्यू है, एल की जो वैल्यू है, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। एल की जो वैल्यू है, इट वेरीज फ्रॉम 0 टू n-1। n-1 से 0 के बीच में एल की वैल्यू वेरी करती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अगर n इक्वल्स टू 1, अगर n, मैं लिख लेता हूं उसको ऐसे, अगर n इक्वल्स टू 1, therefore l will be equal to 0, राइट। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो l क्या होगा, 0, n-1 है, n-1, n 1 से 1 माइनस किया तो 0 बचा। अगर n इक्वल्स टू 2, देन l इक्वल्स टू 0 and 1। ये बात समझ आती है कि अगर n इक्वल्स टू 2 हुआ तो 0 भी होगा, और n-1 क्या है, n-2 माइनस 1 क्या है, 1। अगर l इक्वल्स टू 3 हुआ तो ये क्या होगा, 0 1 2। ये बात समझ आती है, ठीक है। अगर l इक्वल्स टू 4 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, 0 1 2 3। ये बात समझ आती है। इस तरह से आप so on so forth आप कंटिन्यू करते जाएं। 5 में 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, इस तरह से 5 में 0 1 2 3 4 आ जाएगा, 6 में 0 1 2 3 4 5 आ जाएगा, बढ़ाते जाओ बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आती है। अब आपको l मिल गया 0 1 2 3, इस तरह से l की वैल्यू मिल गई। अब ये 0 1 2 3 क्या ये वैल्यूज हैं, नहीं, एक्चुअली में इन 0 1 2 3 को हमने एक नेम दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, एक नेम, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना। देखो किसी भी कॉलोनी का, आप कॉलोनी से समझिए, कॉलोनी से हम ये तो नहीं बोल सकते कि इस कॉलोनी में 0 नंबर कॉलोनी है, 1 नंबर कॉलोनी, हमने उनका स्पेसिफिक नेम दे रखा है। तो यहां पर भी इस 0 का हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इस 0 और 1 का हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इस 0 1 2 3 का हमने एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, इस 0 1 2 3 का 1 2 3 4 का हमने, तो हर वैल्यू का 0 का एक रिप्रेजेंटेशन है, 1 का एक रिप्रेजेंटेशन है, 2 का एक रिप्रेजेंटेशन है, 3 का एक रिप्रेजेंटेशन, हमने रिप्रेजेंटेशन दे रखा है। तो रिप्रेजेंटेशंस कैसे हैं देखिए इधर, ठीक है। देखो हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस कैसे आएंगे, अगर मेरे पास l इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, l इक्वल्स टू क्या है 0, तो हमने उसका नोटेशन क्या दे रखा है, हमने उसका नोटेशन दे रखा है, हमने उसका नोटेशन दे रखा है s, हमने उसका नोटेशन दे रखा है s, ठीक है ना, हमने उसका नोटेशन दे रखा है s,
ठीक है, एस से वो रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर उसका एल है 1 तो उसका नोटेशन हमने दे रखा है पी, ठीक है। अगर एल है 2 तो उसका नोटेशन हमने दे रखा है डी। अगर एल है 3 तो उसका नोटेशन हमने दे रखा है एफ। इस तरह से हमने उनको नोटेशन दे रखे हैं, इस तरह से हमने नाम दे रखे हैं कि जीरो एल अगर 0 आएगा तो उसको नोटेशन हम क्या बोलेंगे, एस बोलेंगे, ठीक है। अगर एल 1 आएगा तो उसको नोटेशन क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। अगर एल 2 आएगा तो उसको नोटेशन क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और अगर एल 3 आएगा तो उसको नोटेशन क्या बोलेंगे, हम एफ बोलेंगे। तो डिफरेंट नोटेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। इनके नेम्स भी हैं, नेम्स भी अगर आपको देखना है तो नेम्स क्या होंगे सबशेल के, देखो ये एस है तो ये शार्प, ये पी है तो प्रिंसिपल, ठीक है। ये डी है तो डिफ्यूज्ड, और ये एफ है तो फंडामेंटल, ठीक है। तो इस तरह से आपको नेम्स मिल गए, ठीक है। आपको एल की वैल्यू पता चल गई कि एल अगर 0 है तो हम क्या बोलेंगे, एस है। अगर एल 1 है तो हम क्या बोलेंगे, पी है। अगर एल डी 2 है तो हम क्या बोलेंगे, डी है। और अगर एल 3 है तो हम क्या बोलेंगे, एफ है। उनके नेम से आपको नेम्स याद नहीं करने, बस पता होनी चाहिए शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज्ड है, फंडामेंटल, ठीक है। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, बात समझ आती है। दीज आर द नोटेशंस दैट वी यूज, ठीक है। अब ये एसपीडीएफ का मतलब क्या है बेटा, एसपीडीएफ आर सबशेल्स, क्या है, सबशेल्स है। इनको हमने इनकी ओरिएंटेशन बेस पे बनाया है, ठीक है। आगे मैग्नेटिक बिहेवियर में पढ़ेंगे डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो एस की एक डिफरेंट ओरिएंटेशन होती है, ठीक है ना। एस स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है ना। एस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का। पी कैसा होता है, पी कैसा होता है, ये होता है डबल शेप का। डी कैसा होता है, डबल शेप। और आपके पास जो एफ है वो कैसा होता है, ट्रिपल डबल शेप। सब के सब डबल शेप में पढ़ते जाते हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से इनका आपका पास ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े इसमें। अब ये बात होगी हमारी अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की। अब बात करेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। m रिप्रेजेंटेड बाय m, m से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय m। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय m, ठीक है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली क्या बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल, डिफरेंट सबशेल्स की ओरिएंटेशन। पहले समझिए, m की जो वैल्यू है इट वेरीज फ्रॉम -l टू l। m की जो वैल्यू है वेरीज फ्रॉम -l टू l, डिफरेंट वैल्यूज पे वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास s है, l की वैल्यू पहले तो मैं लिख लेता हूं s, ठीक है ना। s के लिए l की वैल्यू इज 0। तो इस केस में -0 से +0 क्या हो जाएगा, -0 से +0 क्या हो जाएगा, m की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m की वैल्यू हो जाएगी 0, m की वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। 0 वैल्यू है, वैल्यू मतलब आपका सिर्फ एक ओरिएंटेशन है कि सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ओरिएंटेशन, सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन। आप इसको किस तरह से समझ सकते हैं, आप इसको इस तरह से देखिए कि हमारे पास ये देखो वैल्यूज मतलब ये m की भी जो वैल्यूज हैं, दीज आर टाइप्स ऑफ ओरिएंटेशन दैट वी हैव। मतलब ये कितनी तरीके से हमारे पास है, कितनी तरीके से हमारे पास ये प्रेजेंट है, कितने वेज में हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 0 मतलब 0 रिप्रेजेंट्स कि एक वे में हमारे पास प्रेजेंट है। अब उसको तरह समझें, अभी आपने देखा कि स्फेरिकल शेप में होता है ना, S इज इन स्फेरिकल शेप। अगर S स्फेरिकल शेप में है तो स्फेरिकल शेप तो किसी ऐसा तो नहीं हो सकता कि x डायरेक्शन में हो, y डायरेक्शन में हो, z डायरेक्शन में हो, डिफरेंट डायरेक्शंस में नहीं हो सकता। तो वही चीज इसमें है कि जो x है वो क्या है, S है वो इसके पास एक ही ओरिएंटेशन है, वो स्फेरिकल हो सकता है और हर साइड में इक्वल होगा, ठीक है। तो दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय m, ठीक है ना। अगर मेरे पास p है, ठीक है, तो l क्या हो जाएगा, l तो 1 है p का, है ना। l क्या होता है 1, ये तो अभी हमने पढ़ा, l क्या होता है 1। अब m क्या हो जाएगा -1 0 1, ये हमने पढ़ा है -1 0 1, ये तीन वैल्यूज हो जाएंगे आपके पास, -1 0 +1। अभी हमने पढ़ा तीन ओरिएंटेशन होती है, px py pz, इस फॉर्म में होता है p, है ना, होता है कि नहीं होता है ना। तो वो आ गया। d पढ़ा, d के लिए हमने क्या पढ़ा 3 2, d के लिए हमने क्या पढ़ा 2। अब 2 कितने फॉर्म्स में होगा, 2 वैल्यूज लिख दो, -2 -1 0 +1 +2।
तो जो आपका डी है वो कितने फॉर्म्स में होगा? 5। उसकी 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होगी, ठीक है। और फिर आ जाता है आपके पास एफ। एफ क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसकी कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गई? 7। कितनी डिफरेंट ओरिएंटेशन हो गई? 7, ठीक है। तो हमने ये देखा कि आपके पास जो S है उसकी सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन है, वो एक ही फॉर्म में रह सकता है, स्फेरिकल। P 3 फॉर्म में रह सकता है, -1 0 1। D 5 फॉर्म में रह सकता है, -2 से +5। और F कितने फॉर्म में रह सकता है? 7 फॉर्म्स, 7 डिफरेंट फॉर्म्स में रह सकता है। अभी जो हम ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं ये क्या है? ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं क्या है? तो बेसिकली आप उसको इस तरह समझिए कि हमने एनालॉजी समझी। एनालॉजी हमने क्या समझी थी? सिटी, सिटी के बाद आपके पास क्या आता है? कॉलोनी, कॉलोनी के पास आपके पास क्या आता है? घर, घर में बहुत सारे घर हो सकते हैं। तो वही चीज यहां पर है कि ये घर है, दीज आर हाउसेस सिमिलर टू द हाउसेस इन द कॉलोनीज, ठीक है। बट इनका नाम हमने दे रखा है ऑर्बिटल्स। ये क्या बताता है हमें? ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में। किसके बारे में बताते हैं? ऑर्बिटल्स के बारे में, है ना। तो ये ऑर्बिटल्स है, इनको नेम क्या दे रखा है? ऑर्बिटल्स। तो शेल, शेल के बाद सब शेल, सब शेल के बाद ऑर्बिटल्स, है ना। एंड एवरी शेल हैज डिफरेंट ऑर्बिटल्स, सेम ऑर्बिटल्स नहीं है, सेम ऑर्बिटल्स नहीं। दीज आर ऑर्बिटल्स। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कितने ऑर्बिटल्स आपके पास प्रेजेंट है, तो आप इस तरह से आपको उसको बता सकते हो, 0 -1 0 1, है ना, -2 -1 0 +1 +2, इस तरह से आपके ऑर्बिटल्स वेरी करेंगे। देखो बेटा, हमने बात की है सबशेल्स की, और सबशेल्स में डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस की, राइट। एस सबशेल की जब हम बात करते हैं तो एस सबशेल में हमने कितने ऑर्बिटल्स की बात करी? एक ऑर्बिटल की, जिसका कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं है, वो हर जगह प्रेजेंट है। इस तरह से देखो, एक्स वाई जेड हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है, स्फेरिकल शेप का है, हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेजेंट है, कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन इसकी नहीं है ना। जब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स की, तो पी ऑर्बिटल्स में हमने बेसिकली क्या बात की थी बेटा? किस शेप का होता है? डंबल शेप का। किस शेप का होता है? डंबल शेप का। देखो डंबल शेप का है ना। और कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3। हमने -1 0 +1 की बात करी, -1 0 +1, तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे आपके पास। एक z एक्सिस पे, देखो ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, दिस लाइंग इन z एक्सिस, ठीक है, ये z एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा py वाला, तो py एक्सिस y एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपके पास x एक्सिस, तो ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, और आपके पास 3 टाइप के p ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। देन आपके पास d ऑर्बिटल्स आ जाएगा, तो आपके पास जैसे जैसे dx, ठीक है, ये आपके पास आ गया डबल डंबल शेप, है ना, डबल डंबल शेप ये आ गया आपके पास, ठीक है। आपके पास dxy आ गया आपके पास, है ना, डबल डंबल शेप, अगेन डबल डंबल शेप। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन इनका नाम पड़ा है ना। तो हमने क्या बात की थी? डी में कितने होते हैं? 5, है ना। तो ये है 5 डिफरेंट टाइप के ओरिएंटेशन। एक ओरिएंटेशन ये हो गया, दूसरा ओरिएंटेशन ये हो गया, तीसरा ओरिएंटेशन ये हो गया। अब देखो इसमें ये किसके बीच में लाई कर रहा है? अगर ध्यान से देखो तो ये किसके बीच में ला रहा है? जेड और एक्स के। अब मैं इसको ऐसे ही रखूंगा और बस मैं वो चेंज करूंगा, किधर लाई कर रहा है, किधर लाई कर रहा है, देखो चेंज हो गया ना, चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि ये किस में लाई कर रहा है? एक्स और वाई में लाई कर रहा है। ये किस में लाई कर रहा है? एक्स और वाई में लाई कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स बनते हैं। ऐसे अगर हम मैं एफ की बात करूं, तो एफ का देखो, ये है आपके पास एफ का, है ना, ट्रिपल डंबल, है ना, ट्रिपल डंबल शेप, ये आपका ट्रिपल डंबल शेप, है ना। तो ट्रिपल डंबल शेप हो जाएगा आपका, है ना। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही अगर आप इधर देखें, देखो ट्रिपल डंबल शेप, ये देखो 3 डंबल्स हैं, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, और उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं। शेप्स मतलब उनकी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशंस है, और उनके बेसिस में हमने उनको डिफाइन कर रखा है। तो आपको बस एक चीज याद रखनी है कि एस इज अ सबशेल जिसका एक ही ओरिएंटेशन है, पी इज अ सबशेल जिसके 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकते हैं, एक्स वाई और जेड, डी इज अ सबशेल जिसके 5 ओरिएंटेशन है आपके पास, डी एक्स स्क्वायर, डी वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड एफ ऐसी अगेन आपके पास डिफरेंट ओरिएंटेशन साथ प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आती है, ठीक है। चलिए अच्छा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर नहीं पढ़ेंगे हम, बट थोड़ा सा डिफरेंट वे पढ़ेंगे। देखिए ठीक है। आप इसको इस तरह से, आपके पास क्या है, मान लो आपके पास n = 1 है ना, n की वैल्यू 1 है, तो l क्या होगा बेटा? 0। l क्या होगा? 0, ठीक है। m क्या होगा? m क्या होगा? m क्या होगा? m भी 0 होगा, ठीक है। जब l 0 है तो m भी 0 होगा, और अगर ये 0 है विच मींस हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल प्रेजेंट है, वो क्या कौन सा है? s, क्योंकि उसी के लिए 0 और 1 होता है।
तो हमें ये पता चल गया कि पहले शेल में हमारे पास सिर्फ एक सब शेल है, दैट इज एस। पहले शेल में हमारे पास सिर्फ एक सब शेल है, दैट इज एस। ठीक है, सेकेंड बात, अगर n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है 2, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 and 1, 0 and 1। ठीक है, n क्या हो जाएगा, n 0 के लिए 0 रहेगा और 1 के लिए -1, 0 + 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, -1 0 + 1 रहेगा कि नहीं रहेगा, विच मीन्स इसमें एक तो s होगा जो 0 वाला रिप्रेजेंट कर रहा है और एक होगा px py pz, है ना, इस तरह से होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पहला वाला शेल है उसमें आपके पास एक सब शेल है, जो दूसरा वाला शेल है उसमें आपके पास दो सब शेल है। आपके पास क्या है, दो सब शेल, और इन दो सब शेल्स को अब इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें एक शेल में, एक सब शेल में तो एक ही ऑर्बिटल है और एक सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है। एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स है हमारे पास, 3 ऑर्बिटल्स है ना। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास क्या है कि इसमें क्या रहेगा 0 1 2, तो इसमें कितने हो जाएंगे, थर्ड शेल में कितने हो जाएंगे, थर्ड शेल में हो जाएगा 0, हमारे पास एक वैल्यू हो गई 0 की वजह से, 1 की वजह से, l = 1 की वजह से क्या वैल्यू आएगी -1 0 + 1। ठीक है, और 2 केस क्या आएगी -2 -1 0 + 1 + 2, ये आएगी। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें s है, इसमें px py pz है और इसमें dxy dyz dzx dx² y² एंड dz², ये सारे। अब ये जो हमने नेम दिया ना बेटा, दीज आर द ओरिएंटेशन, ये किस तरह से ओरिएंटेड है, किस वे में ओरिएंटेड। बट मेजरली आपको ये चीज समझनी है कि आपके पास अगर n = 1 है, पहले शेल में हमारे पास सिर्फ एक ही सब शेल है, दैट इज s। ठीक है, दूसरे शेल में हमारे पास दो सब शेल है, s भी है और p भी है। p में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, s में कितने ऑर्बिटल्स हैं 1। थर्ड शेल में हमारे पास s भी है, p भी है, d भी है और हर में डिफरेंट ऑर्बिटल्स है। ये बात समझ आती है। तो आपके पास डिफरेंट सब शेल्स में डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे। कहानी समझ में, आपको ये चीज समझ में आई क्या कि हर सिटी में डिफरेंट हाउसेस होते हैं, एक सिमिलर टाइप के हाउसेस तो नहीं होते। वही चीज यहां पर है कि अगर आपकी पहली सिटी देखो, क्योंकि छोटी सिटी है, अब देखो यहां जाते समय साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1 2 3 मैंने आपको बताया था ना, साइज बढ़ेगा, है ना। तो यहां का साइज सबसे छोटा है, तो छोटी सिटी में सिर्फ एक ही घर है। यहां पर बड़ी सिटी होगी तो घर क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और बड़ी सिटी होगी तो घर क्या हो गए, और ज्यादा हो गए। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो डिफरेंट शेल्स में आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और उन सब शेल्स हैं और उन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आती है। तो इससे हमें ये कहा हुआ कि हमने एक ओवरऑल व्यू ले लिया, जहां पर हमने n = 1 रखा। हमें पता चल गया कि पहले शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है और उस सब शेल का कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होगा ना, एक ही फॉर्म में ऑर्बिटल होगा, क्योंकि इसका तो एक ही ऑर्बिटल है। ठीक है, इसकी ओरिएंटेशन ही एक है। ठीक है, अब जब मैं सेकंड वाले की बात करूं तो इसमें दो सब शेल है, s और p, और s में तो एक ही ऑर्बिटल है, लेकिन p में कितने ऑर्बिटल्स हैं 3, px py pz। जब मैंने थर्ड पे आया तो थर्ड में देखा कि 1 2 3 सब शेल्स हैं और इन 3 सब शेल्स में हर सब शेल में डिफरेंट ऑर्बिटल्स है। पहले वाले में तो एक ही है, दूसरे वाले में 3 है, तीसरे वाले में 5 है। ठीक है, ये बात समझ आती है कि आपके पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स। ये बात समझ आती है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। लास्ट जो क्वांटम नंबर आता है वो आता है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो कौन सा क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर। क्या बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, बेसिकली आपके पास जो ऑर्बिटल है, आपने s ऑर्बिटल लिया, ठीक है, उसमें एक ऑर्बिटल होगा, तो आपने p लिया, तो p में आपके पास 3 है, px py pz, यू रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आपके पास d है तो dxy dyz dzx dx² y² dz²। ठीक है ना, ये है आपके पास, तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है ना, 5, ठीक है ना, इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटेशन। तो हर ऑर्बिटल में, दिस इज वन ऑर्बिटल, ये आपके पास एक ऑर्बिटल है ना, ये आपके पास एक ऑर्बिटल है, ठीक है, दिस इज वन ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज वन ऑर्बिटल, ठीक है। तो हर ऑर्बिटल में आप मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। हर ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो तुम? एक घर में 2 ही लोग रह सकते हैं, उसी तरीके से हिसाब है कि हर ऑर्बिटल में कितने, उतनी ही स्पेस है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये कभी भी सिमिलर वे में नहीं होंगे। मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज है, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज स्पिन है, पहले इलेक्ट्रॉन की स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज प्लस हाफ, ठीक है ना, क्या स्पिन है, प्लस हाफ। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी या मूवमेंट होगी, वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंड उसको बोलेंगे हम माइनस हाफ, उसको क्या बोलेंगे हम, माइनस हाफ। बात समझ आती है कि आपके पास एक ऑर्बिटल में मैक्स टू मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उन दो इलेक्ट्रॉन्स में आप जब स्पिन लिखोगे तो एक होगी क्लॉकवाइज स्पिन, एक होगी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग वे में घूम रहे होंगे, ठीक है, वो सिमिलर तरीके से नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो दैट इज अबाउट स्पिन क्वांटम नंबर, कि वो एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ये बात समझ आती है, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो आपके पास अब जैसे इसमें है, तो इसमें एक ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एक ऑर्बिटल में, इनकी स्पिन कैसी होगी, एक की क्लॉकवाइज, एक की एंटी क्लॉकवाइज, व्हिच मींस, अब इस पूरे उसको समराइज करना है, इस पूरे उसको समराइज करना है। मैं ये बोल रहा हूं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, किसी भी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। कैसे, अब चलिए देखें। और इसी वजह से उसको लोकेशन का दर्जा दिया गया है, इसी वजह से ये बोला गया कि ये लोकेशन बताता है। देखो कैसे, कंसीडर करो, मैंने ये बोला कि मैं n, जो मेरे पास n है, उसमें थर्ड और मैं रैंडम ले रहा हूं, ठीक है, थर्ड n इक्वल्स टू 3, ठीक है, n इक्वल्स टू 3 में मैं l इक्वल्स टू 2, ठीक है, और m इक्वल्स टू कोई सा भी ले लेंगे हम, ठीक है ना, और कोई सा भी ले लेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है, उसमें कंपेयर करता हूं। तो n इक्वल्स टू 3 मतलब मेरे पास क्या क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, विच मींस n में, तो n इक्वल्स टू 3 में मेरे पास s होगा, p होगा और d होगा, s होगा, p होगा और d होगा, ठीक है। मेरे को किसमें देखना है, मेरे को देखना है 2 में, ठीक है। तो 2 मतलब d, 2 मतलब d, तो d में अगर मैं करूं तो d में कितने बनेंगे बेटा, d में कितने बनेंगे, ये हो गया 5। अब मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूं, कोई से भी ऑर्बिटल में देख लूंगा, इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देता हूं, कोई से भी ऑर्बिटल में देख लूंगा। अब इन दो, अगर देखो हम बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल पे आ चुके हैं, हमने सबशेल शुरू किया, सबशेल हमने सेम ले लिया। अगर सबशेल ही डिफरेंट हो जाता तो फिर तो क्वांटम नंबर्स कभी डिफरेंट होंगे ही नहीं, है ना, हमेशा डिफरेंट रहेंगे। अगर शेल ही डिफरेंट हो गया, शेल ही डिफरेंट हो गया, तो क्वांटम नंबर ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सबशेल डिफरेंट हो जाए, लेकिन सबशेल भी हमने सेम ले लिया, ठीक है। यहां पर भी हमने मान लिया कि चलो सबशेल भी सेम है। अगर मैं इसको लिख देता कंपेयर बिटवीन l इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 2, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट होगी लोकेशन, ऑटोमेटिकली लोकेशन क्या हो गई, डिफरेंट। ये बात समझ आती है। लेकिन मैंने कंसीडर किया चलो l इक्वल्स टू 2 ही मान लेते हैं। अब मैं m इक्वल्स टू -2 मान लेता हूं, m इक्वल्स टू -2 मान लेता हूं, तो -2 इसको कंसीडर कर लेते हैं, है ना, -2 इसको कंसीडर है, -2 -1 0 1 2, ठीक है, इस तरह से कंसीडर। अब मैंने m इक्वल टू 1 तो मैंने बिल्कुल ही माइन्यूट लेवल इस तरह से देख लिया कि मैं हर चीज कॉमन मान रहा हूं, हर चीज कॉमन मान रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने n डिफरेंट मान लिया तो सिटी डिफरेंट होगी तो एड्रेस ऑटोमेटिकली डिफरेंट। अगर मैंने n सेम रख के l डिफरेंट मान लिया, l क्या मान लिया, डिफरेंट, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉलोनी डिफरेंट हो जाएगी, राइट। फिर उसके बाद अगर मैंने l सेम रख के n भी सेम रखा, l भी सेम रखा, लेकिन m डिफरेंट मान लिया, तो m डिफरेंट क्या हो जाएगा, आपके ऑर्बिटल्स अलग हो जाएंगे, विच मींस आपके घर अलग हो जाएंगे, अगेन एड्रेस डिफरेंट। अब मैंने ये भी मान लिया कि आपका और घर भी सेम है, आपका घर भी सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अभी भी है। देखो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन में जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना, तो फिर अभी भी क्या है, डिफरेंस है, अभी भी क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। विच मींस अगर मैं इसको बिल्कुल ही सब कुछ सेम मानते हुए भी आपके आखिरी पॉइंट तक भी पहुंचूं तो भी आपका एड्रेस डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज मान के चलिए कि नो अदर, देखो फॉर ए स्पेसिफिक एटम
किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस सेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर मान लेते हैं एन सेम है, उनका सिटी सेम है तो एड्रेस सेम हो सकता है, उनकी कॉलोनी सेम है तो एड्रेस सेम हो सकता है, उनका मान लो उनका घर सेम है तो एड्रेस सेम हो सकता है, लेकिन नाम तो डिफरेंट होगा, नाम तो डिफरेंट होगा, तो उस डिफरेंट नेम पे वो आपका आएगा एड्रेस, राइट? तो वही चीज यहां पर है कि एक क्लॉकवाइज जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन स्पिन उनका एड्रेस क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर मान लो मैंने N3 चेंज करा, तो N3 में तो बेटा अगर N3 लिया और N2 लिया तो ऑटोमेटिकली सिटी चेंज तो एड्रेस चेंज। अगर मान लो तुमने N3 लिया लेकिन L को चेंज कर दिया, L2 ले लिया, एक का L2 ले लिया, एक का L1 ले लिया, तो L1 L2 मतलब कॉलोनी चेंज कर दिया आपने। अगर आपने M ले लिया तो M क्या हो गया? M तो घर था, ऑर्बिटल था, ऑर्बिटल चेंज कर दिया तो ये ऑर्बिटल -2 वाला और ये ऑर्बिटल +2 वाला, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? एड्रेस घर चेंज हो जाएगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। और अगर आपने सब कुछ सेम लेते हुए इसी को लिया तो भी एड्रेस चेंज है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का नाम अलग अलग है, एक क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये बात समझ आती है? ये बात समझ आती है? ठीक है, तो ये आपका क्वांटम नंबर्स हैं, एंड क्वांटम नंबर्स बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी देते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि कहां पर प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी उस इलेक्ट्रॉन को मिलने की। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट क्वांटम नंबर्स एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक। थैंक यू फॉर लिसनिंग।